नमस्ते। आज हमारे पास कानून के छात्रों के लिए कुछ बहुत ही दिलचस्प सामग्री है। हाँ, ये 35 कानूनी सवालों का एक सेट है और साथ में उनके नोट्स भी हैं। और ये सवाल भी मतलब हर तरह के विषय को छूते हैं, श्रम कानून से लेकर नए भारतीय न्याय संहिता तक। और हमारा मिशन इन 35 सवालों की लिस्ट को बस पढ़कर सुनाना नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसके बजाय हम इन सवालों को एक लेंस की तरह इस्तेमाल करेंगे, ये देखने के लिए कि कानून किताबों से निकलकर असल दुनिया की उलझी हुई परिस्थितियों में कैसे काम करता है। बिल्कुल। तो हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि सही जवाब क्या है, बल्कि ये भी समझेंगे कि वो जवाब सही क्यों है। हम कुछ सबसे दिलचस्प मामलों को चुनेंगे और उनके पीछे के कानूनी तर्क को समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करें? हाँ, चलिए शुरू करते हैं। एक ऐसी जगह जहां कानून का असर सबसे ज्यादा होता है, एक कंपनी और उसके कर्मचारियों के बीच। हाँ, ये एक क्लासिक टकराव है। हमारे पहले कुछ सवाल XYZ टेक्सटाइल्स के एक मामले से जुड़े हैं। अच्छा। कंपनी ने कदाचार मतलब मिसकंडक्ट के लिए 40 कर्मचारियों को निकाल दिया और कोई मुआवजा नहीं दिया। और कर्मचारी कह रहे हैं कि ये गैर कानूनी छटनी है और उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए। अब एक आम इंसान के लिए तो नौकरी से निकाला जाना मतलब निकाला जाना है। सही बात है। कानून इन दो शब्दों में क्या फर्क करता है? कदाचार के लिए समाप्ति और छटनी। देखिए, ये एक बहुत बड़ा और जरूरी फर्क है। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत छंटनी या रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है जब कंपनी आपको इसलिए निकालती है क्योंकि अब उसे आपकी जरूरत नहीं है। जैसे बिजनेस कम हो गया हो या कुछ और। हाँ, या टेक्नोलॉजी बदल गई हो। ऐसे में कानून कहता है कि कंपनी को कर्मचारी को मुआवजा देना ही होगा। अच्छा, तो ये कर्मचारी की गलती नहीं है, इसलिए उसे एक तरह की सुरक्षा दी गई है। बिल्कुल, लेकिन अगर किसी कर्मचारी को अनुशासनात्मक कार्रवाई यानी डिसिप्लिनरी एक्शन के तहत निकाला जाता है, जैसे चोरी या हिंसा, या कंपनी के नियमों का कोई गंभीर उल्लंघन, तो उसे टर्मिनेशन फॉर मिसकंडक्ट कहते हैं। इसे छटनी नहीं माना जाता। और इसलिए मुआवजे के नियम भी अलग होते हैं। पूरी तरह से अलग। चूंकि XYZ टेक्सटाइल्स ने एक उचित जांच के बाद यह कदम उठाया, उनका पक्ष कानूनी रूप से मजबूत है। ये तो समझ आया। लेकिन अब तो लेबर कानून में बड़े बदलाव आ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। नए लेबर कोड्स इस समीकरण को कैसे बदलते हैं? हमारे नोट्स में औद्योगिक संबंध संहिता 2020 का जिक्र है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। जैसे नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर की परिभाषा को बहुत व्यापक बना दिया गया है। मतलब? अब इसमें सिर्फ कंपनी का मालिक या MD ही नहीं, बल्कि कारखाने का प्रबंधक, ठेकेदार सब शामिल हैं। इसका मतलब है कि जिम्मेदारी तय करना अब आसान होगा। अच्छा, तो कोई ये कहकर नहीं बच सकता कि मैं तो बस ठेकेदार हूँ। सही पकड़ा। और सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 भी है। हाँ, उसने तो कई पुराने कानूनों को एक में मिला दिया है। सही करा। मातृत्व लाभ, ग्रेचुइटी, बोनस, इन सब के लिए पहले अलग अलग कानून थे और अब सब एक ही संहिता के तहत आ गए हैं। हाँ, इसका मकसद कानूनों को सरल बनाना और सभी तरह के मजदूरों, यहाँ तक कि गिग वर्कर्स को भी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना है। तो ये एक तरह से पुराने कानूनों को आज के दौर के हिसाब से अपडेट करना है। बिल्कुल। अधिकारों और जिम्मेदारियों को संतुलित करने का ये विचार सिर्फ कंपनियों और कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं है, ये तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी दिखता है। हाँ, जैसे टॉर्ट कानून में। वही मैं कहने वाली थी। हाँ, टॉर्ट कानून में कुछ ऐसे ही दिलचस्प मामले हैं। हाँ, टॉर्ट कानून मूल रूप से नागरिक गलतियों से जुड़ा है। ये इस सवाल का जवाब देता है कि जब एक व्यक्ति के काम से दूसरे को नुकसान होता है तो क्या होता है। हमारे पास एक मामला है, प्रश्न 6। एक कपास मिल के शोर और धुएं से उसका पड़ोसी परेशान है। वो एक डॉक्टर है और अपना क्लिनिक नहीं चला पा रहा। अब बिजनेस चलाना भी जरूरी है, लेकिन पड़ोसी की शांति का क्या? कानून इसे कैसे देखता है? इसे कानून की भाषा में न्यूसेंस या उपताप कहते हैं। न्यूसेंस? हाँ, इसका मूल सिद्धांत है कि आप अपनी संपत्ति का इस्तेमाल करने के लिए आजाद हैं, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक इससे किसी और के अपनी संपत्ति के शांतिपूर्ण उपयोग में अनुचित हस्तक्षेप ना हो। यहाँ अनुचित शब्द बहुत महत्वपूर्ण लगता है। बहुत ज्यादा। अदालत ये देखती है कि क्या मिल का शोर और धुआं उस इलाके के हिसाब से सामान्य से बहुत ज्यादा है। ये एक संतुलन बनाने की कोशिश है। यहाँ एक और मामला है जो मुझे बहुत अजीब लगा। प्रश्न 11। हाँ, बैंकर वाला। एक बैंकर गलती से एक ग्राहक का चेक बाउंस कर देता है जबकि खाते में पैसे थे। ग्राहक को कोई वित्तीय नुकसान नहीं हुआ, फिर भी वो बैंक पर मुकदमा कर सकता है। ये कैसे संभव है? ये एक बहुत ही मजेदार कानूनी सिद्धांत को दिखाता है। इंजूरिया साइन डेमनोन
इंजूरिया साइन डमनुन। इसका सीधा सा मतलब है बिना क्षति के कानूनी अधिकार का उल्लंघन। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है। तो ये इस विचार को मजबूत करता है कि हमारे कुछ अधिकार इतने मौलिक हैं कि उनका उल्लंघन ही अपने आप में एक नुकसान है। बिल्कुल, भले ही आपकी जेब से एक पैसा भी न गया हो। तो आप कह रहे हैं कि नुकसान सिर्फ पैसों का नहीं होता। सही बात है। बैंक की जिम्मेदारी है कि वो आपके चेक का सम्मान करें। जब वो ऐसा नहीं करता तो वो आपके कानूनी अधिकार का उल्लंघन करता है और आपकी साख पर भी असर डाल सकता है। हाँ, कानून यहाँ अधिकार के उल्लंघन को सजा देता है, न कि सिर्फ वित्तीय नुकसान को। ये कानून का एक अधिकार आधारित नजरिया है। वाह, ये तो वाकई दिलचस्प है। लेकिन क्या होता है जब हम खुद ही किसी जोखिम के लिए सहमति दे देते हैं? अच्छा सवाल है। एक मामला है प्रश्न 13, जहां एक व्यक्ति जानते हुए भी एक शराबी दोस्त के साथ कार में बैठता है और दुर्घटना में घायल हो जाता है। यहाँ एक और लैटिन कहावत लागू होती है, वोलेंटी नॉन फिट इंजूरिया, जिसका मतलब सहमति देने वाले को चोट नहीं लगती। अगर आप स्वेच्छा से किसी जोखिम को समझते हुए उसे स्वीकार करते हैं तो आप बाद में उससे होने वाले नुकसान के लिए शिकायत नहीं कर सकते। तो यहाँ उस व्यक्ति को पता था कि ड्राइवर ने शराब पी रखी है, फिर भी वो इसके साथ बैठा। हाँ, उसने खुद ही जोखिम उठाया। ये तो समझ आया, लेकिन इसकी भी तो कोई सीमा होगी। मतलब? अगर ड्राइवर बहुत ज्यादा नशे में है और दोस्त उसे रोकने की कोशिश करता है पर किसी मजबूरी में बैठना पड़ता है, तब भी क्या यही सिद्धांत लागू होगा? मतलब ये सहमति कितनी साफ और स्वैच्छिक होनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। कानून में सहमति को बहुत सख्ती से देखा जाता है। अच्छा? सहमति स्वतंत्र, स्पष्ट और बिना किसी दबाव के होनी चाहिए। अगर ये साबित हो जाए कि बैठने के अलावा कोई चारा नहीं था या स्थिति की गंभीरता का पूरा अंदाजा नहीं था, तो ये बचाव कमजोर पड़ सकता है। तो हर मामला उसके अपने तथ्यों पर निर्भर करता है। बिल्कुल। तो हमें देखा कि कैसे बिना किसी वित्तीय नुकसान के भी कानूनी जिम्मेदारी बन सकती है। लेकिन अब उन मामलों पर आते हैं जहां सब कुछ पैसों के बारे में ही है, जैसे कि टैक्स। हाँ, टैक्स कानून की अपनी एक अलग ही दुनिया है। एक सवाल है प्रश्न 9, जिसमें एक व्यक्ति टैक्स बचाने के लिए डाकघर के एक स्कीम में पैसा लगाता है। क्या ये टैक्स चोरी है या कुछ और? ये एक बहुत ही आम दुविधा है। देखिए, यहाँ 3 शब्द हैं: कर चोरी, कर परिहार और कर योजना। टैक्स एवेजन, टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स प्लानिंग। सही। कर चोरी गैर कानूनी है, जैसे अपनी आय को छुपाना, और कर परिहार कानूनी खामियों का फायदा उठाकर टैक्स कम करना है, जो नैतिक रूप से गलत माना जा सकता है। लेकिन यहाँ जो हो रहा है वो है कर योजना। बिल्कुल। आयकर अधिनियम की धारा 80C जैसे प्रावधान खुद सरकार ने बनाए हैं ताकि लोग बचत और निवेश करें। तो कानूनी तौर पर दिए गए इन तरीकों का इस्तेमाल करना पूरी तरह से वैध है? हाँ, पूरी तरह से। और एक और दिलचस्प टैक्स नियम कृषि आय से जुड़ा है। प्रश्न 10। हम सुनते हैं कि खेती से होने वाली आय पर टैक्स नहीं लगता, लेकिन सुनने में आया है कि ये इतना सीधा भी नहीं है। हाँ, कृषि आय पर सीधे टैक्स नहीं लगता, लेकिन सरकार ने इसे हिसाब में लेने का एक दिलचस्प तरीका निकाला है। इसे कृषि आय का आंशिक एकीकरण कहते हैं। ये सुनने में बहुत जटिल लगता है, इसका मतलब क्या है? सरल शब्दों में इसका मतलब है कि आपकी कृषि आय का इस्तेमाल आपकी गैर कृषि आय पर लगने वाले टैक्स स्लैब को बढ़ाने के लिए किया जाता है। अच्छा, तो मतलब सैलरी या बिजनेस से होने वाली आय पर? हाँ, तो भले ही आप कृषि आय पर सीधे टैक्स नहीं दे रहे, लेकिन उसकी वजह से आप अपनी बाकी आय पर ज्यादा टैक्स दे सकते हैं। ये वाकई में एक पेच है ना? कानूनी दुनिया ऐसे ही पेचों से भरी है, चाहे वो टैक्स हो या फिर संपत्ति। हमारे पास संपत्ति के हस्तांतरण से जुड़ा एक मामला है, प्रश्न 15, जहां एक व्यक्ति इस शर्त पर जमीन बेचता है कि खरीदार उसे अगले 10 साल तक किसी और को नहीं बेच सकता। क्या ऐसी शर्त लगाना कानूनी है? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। कानून कहता है कि अगर आप किसी को संपत्ति बेचते हैं तो आप उस पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगा सकते कि वो आगे उसे बेच ही ना पाए। हाँ, ऐसा कोई भी पूर्ण प्रतिबंध शून्य यानी वॉइड माना जाएगा। लेकिन कानून आंशिक प्रतिबंधों की अनुमति दे सकता है। तो 10 साल का प्रतिबंध आंशिक है या पूर्ण, ये अदालत तय करेगी। बिल्कुल, लेकिन आमतौर पर ऐसे लंबे प्रतिबंधों को सही नहीं माना जाता। और आज के डिजिटल युग में संपत्ति सिर्फ जमीन जायदाद नहीं है, बल्कि बौद्धिक संपदा भी है। सही बात है। एक मामला है प्रश्न 22, जहां एक फिटनेस ऐप फिट लाइफ के जैसी ही एक और ऐप फिट लाइफ बाजार में आ जाती है। ये ट्रेडमार्क कानून का एक क्लासिक केस है।
यहाँ जो मुख्य सिद्धांत है वो है भ्रामक रूप से समान होना। कंफ्यूजिंगली सिमिलर। हाँ, ट्रेडमार्क उल्लंघन के लिए नामों का हूबहू एक जैसा होना जरूरी नहीं है। अदालत ये देखती है कि क्या एक आम ग्राहक जल्दी में दोनों नामों में धोखा खा सकता है। और फिट लाइफ और फिट लाइफ सुनने में और दिखने में इतने समान है कि भ्रम पैदा होने की पूरी संभावना है। बिल्कुल। आपने बाजार में आडीबास के जूते या कूला कूला की बोतलें देखी होंगी। हाँ हाँ, ये सब इसी का उदाहरण है। ये सब तो लोगों और कंपनियों के बीच के कानून है। लेकिन तब क्या होता है जब कानून खुद ही सवालों के घेरे में आ जाए? मतलब संवैधानिक कानून। हाँ, एक प्रश्न है, प्रश्न 28, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कानून की एक धारा 10 को असंवैधानिक घोषित कर दिया, लेकिन बाकी कानून को वैसे ही रहने दिया। ये कैसे होता है? इसके लिए न्यायालय एक बहुत ही समझदारी भरा सिद्धांत अपनाता है, जिसे पृथक्करणीयता का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी कहते हैं। ओके। आप इसे खराब सेब का नियम भी कह सकते हैं। खराब सेब का नियम? ये तो सुनने में आसान लगता है। हाँ, सोचिए कि आपके पास एक फलों की टोकरी है जिसमें एक सेब सड़ा हुआ है। क्या आप पूरी टोकरी फेंक देंगी? नहीं, मैं तो बस वो सड़ा हुआ सेब निकाल दूंगी। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट भी कानून के साथ अक्सर यही करता है। अगर किसी कानून का कोई एक हिस्सा संविधान के खिलाफ है, तो वो पूरे कानून को रद्द करने के बजाय सिर्फ उस हिस्से को हटा देता है, बशर्ते बाकी कानून उसके बिना भी काम कर सकें। सही, और उसका मूल उद्देश्य न बदले। और भविष्य की बात करें तो हम देख रहे हैं कि भारतीय दंड संहिता जैसे पुराने कानूनों की जगह भारतीय न्याय संहिता जैसे नए कानून ले रहे हैं। हाँ, एक बड़ा बदलाव है ये। हमारे नोट्स में इससे जुड़े कुछ सवाल भी हैं, जैसे आपराधिक बल यानी क्रिमिनल फोर्स की परिभाषा में क्या बदलाव आया है? नई संहिता बीएनएस में परिभाषा को और स्पष्ट किया गया है। अब बल का प्रयोग केवल तभी आपराधिक माना जाएगा जब वो जानबूझकर, बिना सहमति के और किसी को चोट, भय या झुंझलाहट पैदा करने के इरादे से किया गया हो। मतलब इरादा, इंटेंशन सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। हाँ, किसी को गलती से धक्का लग जाना आपराधिक बल नहीं है, लेकिन किसी को डराने के लिए धक्का देना आपराधिक बल है। और एक आखिरी सवाल जो मुझे काफी अजीब लगा, प्रश्न 35, अगर कोई करेंसी नोट जैसा दिखने वाला दस्तावेज बनाता है तो उस पर अधिकतम जुर्माना कितना है? भारतीय न्याय संहिता की धारा 142(1) के तहत इस अपराध के लिए अधिकतम जुर्माना सिर्फ 100 रुपए है। सिर्फ 100 रुपए? सिर्फ 100 रुपए। ये तो बहुत कम लगता है। हाँ, ये एक बहुत ही विशिष्ट प्रावधान है और शायद ये उन छोटे मोटे मामलों के लिए है जहां इरादा बहुत गंभीर धोखाधड़ी का नहीं होता। जैसे बच्चों के खेलने वाले नोट। हाँ, कुछ वैसा ही। गंभीर जालसाजी के लिए दूसरे कड़े प्रावधान हैं। तो इन सभी मामलों को देखने के बाद एक बात तो साफ है, कानून सिर्फ नियमों को रटना नहीं है। बिल्कुल नहीं। बल्कि ये समझना है कि उन नियमों को असल जिंदगी की जटिल और अक्सर अजीब स्थितियों में कैसे लागू किया जाता है। बिल्कुल। हर मामला एक पहेली की तरह है और सही कानूनी सिद्धांत उसे सुलझाने की चाबी है। और हमने ये भी देखा कि कैसे कानून के अलग अलग क्षेत्र, श्रम, टैक्स, संपत्ति, आपराधिक, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे पर असर डालते हैं। सही कहा। ये सब सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाता है। जैसे जैसे भारतीय दंड संहिता जैसी पुरानी संहिताओं को भारतीय न्याय संहिता जैसे नए कानूनों से बदला जा रहा है, कानूनी व्याख्या और न्यायिक मिसालें कैसे विकसित होंगी? बहुत ही दिलचस्प सवाल है। क्या दशकों से स्थापित सिद्धांत वैसे ही बने रहेंगे या हमें कानूनी तर्क में एक नए युग की शुरुआत देखने को मिलेगी? ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी।